Hypertension and Pregnancy Diagnosis and Management. It was published in 2019. Then उसके बाद रिव्यू हुई थी. लास्ट अपडेट जो हुई थी वो 2023 में हुई है. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी. ठीक है. तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं प्री एक्लेम्शिया के. एडवाइस द प्रेग्नेंट वुमेन टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इमीडिएटली इफ देयर एनी एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ द प्री एक्लेम्शिया. ये सीवियर प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हैं. ठीक है. माइल्ड में ये सिम्टम्स नहीं होते ज़्यादातर. ठीक है. होता क्या है प्री एक्लेम्शिया में, सीवियर हेडेक की पेशेंट कंप्लेन करेगी, ब्लरिंग ऑफ द विजन्स होगी, सीवियर पेन होगा उसको बिलो द रिब्स, वॉमिटिंग होगी, सडन स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड एंड फीट. ठीक है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द प्री एक्लेम्शिया. तो आपने करना क्या है प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट को, हमने क्या पढ़ा था कि हम उसको स्टार्ट कर देंगे एस्प्रिन. जिस पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया हो या क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, हमने स्टार्ट कर देनी है 12 वीक से एस्प्रिन 75 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम. वुमेन एट द हाई रिस्क आर दोज विद एनी ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. या तो उसको प्री एक्लेम्शिया हो उस पर हमने स्टार्ट कर देनी है, या उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो उसमें भी हम एस्प्रिन देंगे. या आप एस्प्रिन की इंडिकेशन पढ़ रहे हैं कि आपने किन किन पेशेंट्स में आपने एस्प्रिन देनी है फ्रॉम दी 12 वीक. ठीक है. तो इससे भी एक भी यूज आता है. ठीक है. अच्छा, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन में आपने देनी है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक में आपने देनी है. ठीक है. अच्छा, उसके साथ साथ आपने हार्ट इम्यून डिजीज़ अगर हो तब भी आप देंगे उसको. एप्ला हो, एसएलई हो, उनमें भी आपने एस्प्रिन देनी होती है. क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आप देते हैं. हाइपरटेंसिव डिजीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रेगनेंसी. ठीक है. अगर इस प्रेगनेंसी में नहीं भी है, पहले उसको हिस्ट्री थी, फिर भी आपने एस्प्रिन स्टार्ट कर देनी है. अच्छा, ये तो था कि इनमें से कोई एक फीचर्स हो ना तो हमने एस्प्रिन स्टार्ट कर देनी है. अब इनमें से अगर 2 फीचर्स होंगे ना, एक से ज़्यादा फीचर्स हो, तब हम स्टार्ट करेंगे एस्प्रिन. ठीक है. या नलीपेरिटी हो, प्राइमी ग्रेविडा हो, उसके साथ साथ उसकी एज 40 से ज़्यादा हो. ठीक है. मतलब 2 फीचर्स हमें मिलने चाहिए. या प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा हो, या बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा हो. ठीक है. या फैमिली हिस्ट्री हो प्री एक्लेम्शिया की, या मल्टीफीटल प्रेगनेंसी हो. तो अब हमने एस्प्रिन स्टार्ट कर देनी है. ठीक है. ओके. तो हमने कौन सी मेडिसिन जो है वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में नहीं यूज़ करनी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. हम नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर नहीं यूज़ करेंगे, हमने प्रोजेस्टेरोन नहीं यूज़ करना होता हाइपरटेंशन के लिए, हमने डायूरेटिक नहीं यूज़ करने होते, हम लो मॉलिक्यूलर हेपरिन नहीं यूज़ करेंगे फॉर द हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी. ठीक है. ना ही हम पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए उसको सिर्फ मैग्नीशियम दे देंगे, या एंटीऑक्सीडेंट, या फिश ऑयल, गार्लिक, फोलिक एसिड, इनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है. ठीक है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया के लिए साल्ट रिस्ट्रिक्शन करें. ठीक है. अच्छा, उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में के लिए आपने पेशेंट को क्या एडवाइस करना है. गिव द सेम एडवाइस ऑन द रेस्ट एक्सरसाइज वर्क टू द वुमेन विद क्रोनिक हाइपरटेंशन एट द रिस्क ऑफ द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है. तो आपने प्रोटीन यूरिया, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया को डायग्नोसिस करने के लिए हाइपरटेंशन के साथ कोई एक फीचर्स होना चाहिए. हमने यही पढ़ा था ना कि या तो प्रोटीन यूरिया हो, या तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो. ठीक है. या तो कोई फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो. ठीक है. तो प्रोटीन यूरिया को हम किससे डायग्नोज करेंगे ना हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में. तो जैसे हम यूरिन डिपिस्टिक से करते हैं, अगर उसमें 1+ आ गया. ठीक है. 1+ का मतलब क्या है कि 300 मिलीग्राम. ठीक है. तो फिर हमने क्या करना होगा, हम एल्ब्यूमिन केराटिनिन रेशियो यूज़ करेंगे, या तो फिर आप प्रोटीन केराटिनिन रेशियो यूज़ करें फॉर दी क्वांटिफाई दी प्रोटीन यूरिया एंड प्रेग्नेंट वुमेन. हमने फर्स्ट मॉर्निंग वॉइड यूज़ नहीं करनी फॉर दी क्वांटिफिकेशन, ना ही हम 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे जो हम पहले करते थे. ठीक है. इफ़ यू आर यूजिंग द प्रोटीन एंड केराटिन रेशियो टू क्वांटिफाई दी प्रोटीन यूरिया, अगर आप देखें हमने पढ़े प्रोटीन यूरिया के 2 तरीके हैं. हम 2 तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में प्रोटीन यूरिया को. ठीक है. एक तो ये है कि आप या तो एल्ब्यूमिन केराटिन रेशियो के थ्रू करें. ठीक है. या तो आप प्रोटीन केराटिन रेशियो के थ्रू करें. अगर आप प्रोटीन केराटिन रेशियो के थ्रू कर रहे हैं ना, तो फिर आपने उसकी वैल्यू याद रखनी है कि 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो. ठीक है. If the result is 30 milligram or above, there is a still uncertainty about the diagnosis of the pre-eclampsia. Consider, अगर आपको फिर भी आप श्योर नहीं है कि
रिज़ल्ट सही नहीं आया तो आप दोबारा भी कर सकते हैं या आप क्लिनिकली रिव्यू भी ले सकते हैं। और अगर आप अल्ब्यूमिन केराटिन रेशियो यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 8 मिलीग्राम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो थोड़ा सा हमने प्री एक्लेम्पसिया का ओवरव्यू ले लिया। अब आ जाते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन में। क्रोनिक हाइपरटेंशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जब हमारे पास पेशेंट आए बिफोर द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन और उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड हो मोर देन 140/90, तब हम कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आई है हमारे पास एंटीनेटल विजिट पे, ठीक है, बुकिंग पे आई है, तो आपने कैसे एडवाइस करना है उसको प्री प्रेगनेंसी, बल्कि अभी उसने कंसीव भी नहीं किया, वो कंसीव करना चाह रही है, आपके पास आ गई है क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है। Offer the woman with a chronic hypertension referral to the specialist to the hypertensive disorder of the pregnancy to discuss the risk and the benefit of the treatment. Advise women who have taken the angiotensin converting enzyme inhibitor or the angiotensin 2 receptor blocker. There is an increased risk of the congenital abnormalities if these drugs are taken during the pregnancy. To discuss the alternative antihypertensive treatment with the healthcare professional responsible for managing the hypertension if they are planning the pregnancy. ठीक है, तो आप मतलब प्राइमरी केयर में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आ गई है और उसकी हिस्ट्री है कि उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने उसको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देना है, ठीक है। सेकेंडरी केयर में आप रेफ़र कर देंगे उसको। फिर सेकेंडरी केयर में वो क्या करेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर वो ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर ले रही है, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली उसकी स्टॉप कर देनी है, क्योंकि आपने इसको बताना है। आप पूछेगी जाहिर सी बात है कि क्यों स्टॉप करनी है, तो इसमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, दैट्स वाई हम स्टॉप कर देंगे इसकी। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है, ठीक है। टू डिस्कस द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, तो आप उसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन तो है, तो आपने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट उसके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अगर वो मेडिसिन ले रही है और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, आपके पास आ गई है, तो फिर आपने विदिन 2 वर्किंग डेज़ में उसकी स्टॉप कर देनी है। जैसे UPT पॉजिटिव होती है ना, उसके विदिन 2 वर्किंग डेज़ में आपने स्टॉप कर देनी है, ठीक है। और आप उसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें फिर मिथाइल डोपा आप उसको दे सकते हैं, नाफिडिपिन दे सकते हैं। थायराइड डायूरेटिक भी आपने अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी में, अगर वो ले रही है तो वो भी आपने नहीं देने, क्योंकि इनमें भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो अभी आपने नहीं देने। अच्छा, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है, आपने वेट मैनेजमेंट करनी है, हेल्दी ईटिंग के बारे में उसको बताना है, एक्सरसाइज के लिए आपने उसको एडवाइस करना है, और आप उसको साल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए भी एडवाइस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, साल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने पहले पढ़ा था कि हम प्री एक्लेम्पसिया और PIH में एडवाइस नहीं करेंगे, बट क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमने करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इनमें देखें। कंटिन्यू द एक्सिस्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट इफ सेफ इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर वो कोई बीटा ब्लॉकर ही ले रही थी, मिथाइल डोपा ले रही थी पहले से ही, तो अगर प्रेगनेंसी में वो सेफ़ है तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ACE इनहिबिटर या कोई डायूरेटिक ले रही थी तो फिर हमने स्टॉप कर देना है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, कौन सी कंडीशन है जिनमें हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना। अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से कम है और डायस्टोलिक लेस इन दी 70 है, या पेशेंट को सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन है, तो फिर हम उसको स्विच नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं देंगे उसको एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। और अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो फिर हमने उसको एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। हमने कितना ब्लड प्रेशर रखना है, 135 to 85 तक रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, आप उसको लेबेटालोल दे सकते हैं, और अगर लेबेटालोल नहीं ले सकते तो फिर आप उसको नाफिडिपिन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने उसको एस्प्रिन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। वैसे तो एस्प्रिन का डोज 75 to 150 है ना, तो मोस्टली जो ओबीएस पेशेंट होती है ना, उसमें फिर हम डोज डबल कर देते हैं, हम 150 तक देते हैं उनमें, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है ना प्री एक्लेम्पसिया में, तो उसको रूल आउट करने के लिए हमने क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में 20 वीक
से लेके 36 वीक के दरमियान, ठीक है, एक मरतबा हमने कम अज़ कम एक मरतबा हमने प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर करवाना है, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया तो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि आपने एंटीनेटली क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। आपने अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा ना, पुअरली कंट्रोल है, तो फिर आपने वीकली अपॉइंटमेंट करनी है। अदरवाइज़ आप वीकली नहीं करते, आप 2 वीकली करते हैं। और वेल कंट्रोल है ना, तो फिर आप 2 to 4 वीकली करेंगे, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप वीकली करेंगे। आपने 37 वीक तक से पहले पेशेंट को डिलीवर नहीं करना होता अगर ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल है। बट अगर ब्लड प्रेशर रेज्ड है ना, उसका 160/110 से ज़्यादा है, या कोई वीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर आप अर्ली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले को भी आपने अगर स्टेबल है तो 37 वीक्स तक आप लेके जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ अ नो इंडिकेशन टू डिलीवर अर्ली बिफोर द 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन। अच्छा, अब पोस्टनेटल इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे करनी है, मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है क्रोनिक हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो इन वुमेन विद द क्रोनिक हाइपरटेंशन हु गेव दी बर्थ मेजर दी ब्लड प्रेशर डेली, जैसे उसकी डिलीवरी हो गई या LSCS हुआ है उसका, ठीक है, तो आप रोज़ाना उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे 2 दिन तक, ठीक है, आफ्टर दी बर्थ। फिर आपने डे 3 और डे 5 इनके दरमियान एक मरतबा तो कम अज़ कम रीडिंग लेनी है, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर रेज रहता है, आपने ब्लड प्रेशर कितना रखना होता है पोस्टनेटली क्रोनिक हाइपरटेंशन में 140/90 तक रखना होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है ना, तो फिर आपने इसको एंटी हाइपरटेंसिव देनी है, ठीक है। और आपने इसको एडवाइज़ करना है कि आप एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट रिव्यू करवाएंगी आफ्टर 2 वीक ऑफ दी बर्थ विद दियर GP या स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगी और वहाँ से ट्रीटमेंट रिव्यू करवाएंगी, ठीक है। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक हाइपरटेंशन था उसको, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमने उसकी मेडिसिन स्टॉप करके उसको मिथाइल डोपा पे रखा था ना, तो वो आपने विद इन 2 डेज़ ऑफ दी बर्थ स्टॉप कर देनी है, ठीक है। और आपने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो आप दे सकते हैं IC इनहिबिटर, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमने IC इनहिबिटर स्टॉप कर दिए थे, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं। ओके, तो आपने मेडिकल रिव्यू कब करना है इस पेशेंट का, क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का 6 to 8 वीक्स पे करना है आफ्टर दी बर्थ विद दियर GP और स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। ओके, तो हमने क्रोनिक हाइपरटेंशन को पूरा पढ़ लिया, उसकी हमने साइन और सिम्टम्स पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ी, एंटीनेटली हम इसको कैसे लेके जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कब करवाएंगे, ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे, प्री कंसेप्शन हमने क्या देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन पे, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है माइल्ड और सीवियर में। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को हम डायग्नोज कैसे करेंगे, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मोर देन दी 140/90 आफ्टर द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, किन पेशेंट में हमें खदशा हो सकता है कि इनको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर नली पेरिटी प्राइमी हो, या तो फिर उसकी एज ज़्यादा हो, 40 ईयर से ज़्यादा हो, या प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा हो, या फैमिली हिस्ट्री हो, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो, या BMI ज़्यादा हो, या जेस्टेशनल एज एट प्रेजेंटेशन, या प्रीवियस हिस्ट्री हो उसकी, या प्री एक्सिस्टिंग वेस्कुलर डिजीज़ हो, या प्री एक्सिस्टिंग किडनी डिजीज़ हो, ठीक है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर दी PIH, ठीक है। ओके, तो अब आप देखें कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। देखें इतना अच्छा चार्ट बना हुआ है इसका। ये इसको डिवाइड किया गया है माइल्ड और सीवियर में, ठीक है। तो माइल्ड हम तब कहेंगे जब ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 160 तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, 160 से ज़्यादा ना हो, और जो डायस्टोलिक है वो 90 से लेके 109 तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, तब हम कहेंगे माइल्ड। और अगर इससे ज़्यादा हो गया, 160 110 से ज़्यादा हो गया, तो फिर हम कहेंगे सीवियर, ठीक है। तो माइल्ड में हमने सबसे पहले पेशेंट को एडमिट नहीं करना होता, ठीक है। और सीवियर में अगर हमारे पास पेशेंट आएगी तो सबसे पहले हमने उसको एडमिट करना है। अच्छा, उसके बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपने उसको ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि इसका तो ब्लड प्रेशर है ही रेस, तो उसमें भी हमने ट्रीटमेंट तो देनी है, एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। टारगेट ब्लड प्रेशर हम दोनों में यही है कि आपने 135 to 85 तक रखना है। माइल्ड में आप ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेंगे, वीक में 1 या 2 मरतबा करेंगे, डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर उसका कितना है।
और इसमें आपने ब्लड प्रेशर एवरी 15 to 30 मिनट चेक करना है जब तक उसका ब्लड प्रेशर 160-110 से कम नहीं आ जाता, ठीक। क्योंकि पेशेंट एडमिट है हमारे पास, तो हम उसका ब्लड प्रेशर एवरी 15 to 30 मिनट चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यूरिन डिपस्टिक टेस्ट कब करनी है प्रोटीन यूरिया के लिए? आपने वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक करना है विद द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। जब आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसके साथ साथ आपने वंस और ट्वाइस अ वीक अपने यूरिन डिपस्टिक भी करनी है। इसमें आपने सिर्फ एक मरतबा ही करनी है, जब पेशेंट एडमिट होती है तब भी करनी है, उसके बाद नहीं करनी। अच्छा, उसके साथ साथ आपने ब्लड टेस्ट कब करनी होती है? आप इसमें सीबीसी करेंगे, एलएफटी करेंगे, आरएफटी करेंगे, जब पेशेंट हमारे पास आई तब करेंगे, फिर आपने वीकली करनी होती है, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से कि ब्लड टेस्ट दोनों में सेम है, आपने जब प्रेजेंटेशन पे करनी है और फिर वीकली करनी है। उसके बाद आपने प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर आपने कब करना होता है? दोनों में आपने एक मरतबा ही करना है। फ्राम दी 20 वीक टू 36 वीक ऑफ द जेस्टेशन, इनके दरमियान आपने एक ही मरतबा करना है, ठीक है। फीटल असेसमेंट आपने कैसे करनी है? फीटल अल्ट्रासाउंड तो आप एवरी एंटीनेटल अपॉइंटमेंट में आपने ऑस्कल्टेट करने हैं इसके माइल्ड के, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड आप कब करेंगे फॉर दी फीटल वेलबींग के लिए? एवरी 2 to 4 वीक करेंगे, या आप क्लिनिकली जब इंडिकेटेड हो, जब रिकरेंट फीटल डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ आपके पास आ जाए, या आपको ऑस्कल्टेशन पे फीटल अल्ट्रासाउंड नहीं मिल रहे, तब आपने करना है। और सीटीजी भी अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड होना तब आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे है कि आपने अल्ट्रासाउंड करना है एट दी डायग्नोसिस पे। जब पेशेंट हमारे पास आई, हमने पेशेंट को एडमिट किया, फीटल अल्ट्रासाउंड तो आपने हर विजिट पे आपने सुनने हैं सीवियर हाइपरटेंशन में, ठीक है। और फिर आपने जब एडमिट किया ना अपने पेशेंट को, तब आपने एक मरतबा ज़रूर अल्ट्रासाउंड करना है। अगर नॉर्मल आ जाता है ना, तो फिर आपने एवरी 2 वीकली करना है। आप देखिए, माइल्ड में आप एवरी 2 to 4 वीक कर रहे हैं, इसमें एवरी 2 वीक कर रहे हैं, ठीक। इफ़ द सीवियर हाइपरटेंशन परसिस्ट कैरीड आउट द सीटीजी एट द डायग्नोसिस, इसमें ये माइल्ड में यह है कि हाँ क्लिनिकली इंडिकेटेड हो ना, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रही है डिक्रीज फीटल मूवमेंट की, तब आपने करनी है। इसमें यह है कि आपने डायग्नोसिस पे सीटीजी तो करनी है। सीटीजी और अल्ट्रासाउंड सीवियर हाइपरटेंशन में डायग्नोसिस पे आपने करना है, और फिर उसके बाद सीवियर हाइपरटेंशन में आपने सीटीजी तब करनी है जब क्लिनिकली इंडिकेटेड हो, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर का मैंने आपको बता दिया, बिटवीन 20 to 36 वीक तक आपने एक मरतबा करना होता है, ठीक है। क्रोनिक में भी करते हैं आप, पीआईएच में भी करते हैं, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शन यही है कि आप लेबेटालोल देंगे उसको, और नेपेडिपिन देंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। डोंट ऑफर दी बेड रेस्ट इन द हॉस्पिटल एज अ ट्रीटमेंट फॉर दी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के लिए आपने बेड रेस्ट नहीं एडवाइस करना फॉर दी ट्रीटमेंट फॉर ऑफ दी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर टाइमिंग ऑफ दी बर्थ की बात करें, तो अगर पेशेंट स्टेबल है और उसका ब्लड प्रेशर 160-110 से कम है, तो फिर आपने अर्ली डिलीवरी नहीं करनी बिफोर दी 37 वीक। आप प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करेंगे अप टू 37 वीक तक, और फिर आपने रिव्यू करना है अपने सीनियर ऑब्स्टेटिशियन से, देन शी विल डिसाइड दी टाइमिंग एंड दी मोड ऑफ द बर्थ, ठीक है। और अगर आप पहले कर रहे हैं, अगर कोई फीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, और आप पहले कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको मैग्नीशियम सल्फेट और एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड देनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को पोस्ट नेटली कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाले को आपने जैसे ही उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, या एलएससीएस हो गया, तो फर्स्ट वाले जो 2 दिन होंगे ना आफ्टर दी बर्थ, उसमें आपने डेली उसका ब्लड प्रेशर देखना है। फिर 3 और 5th डे पे आपने एक मरतबा देखना है। अगर ब्लड प्रेशर रेज आ रहा है ना उसका, तो आपने 140/90 से ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट रिड्यूस, या आप कहें अगर ब्लड प्रेशर उसका बिलो दी 130/80 तक हो जाता है, तो फिर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट रिड्यूस कर देना है। और अगर आपने एंटी नेटली उसको मिथाइल डोपा दिए, तो वो आप विदिन 2 डेज़ आफ्टर दी बर्थ आपने स्टॉप कर देनी है। आपने इसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे रखना है। अच्छा, एक बात और है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होना पोस्टनेटली, तब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देनी है, ठीक है। यहाँ ये है कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ये है
कि अगर पोस्टनेटली पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/100 से ज़्यादा है ना, तब आपने उसको ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे अपनी हॉस्पिटल से, जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन थी, अब आप उसको प्राइमरी केयर में भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पे अपना चेकअप वो कर पाएगी, ठीक है। आपने डिस्चार्ज कर दिया तो उसमें डिस्चार्ज प्लान में आपने पूरा उसका फॉलोअप लिखना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपने उसको मेंशन करनी है उसमें, ठीक है। और कब ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, कब स्टॉप करना है, रिड्यूस करना है, कब स्टॉप करना है, और इंडिकेशन टू फॉर द रेफरल टू द प्राइमरी केयर फॉर द ब्लड प्रेशर रिव्यू। अच्छा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली पेशेंट अपने जीपी से कब रिव्यू लेगी? अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट पे थी एंटीनेटली, तो विद 2 वीक्स में लेगी, ठीक है, आफ्टर द ट्रांसफ़र टू द कम्युनिटी केयर। और जो भी पेशेंट जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिनको था, अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पे थी या नहीं थी, उनको मेडिकल रिव्यू लेना है विद दियर जीपी और द स्पेशलिस्ट विद इन 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ, ठीक है। ये आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। ओके, तो अब तक हमने क्रोनिक हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इन दोनों की मैनेजमेंट की है। अब हम आ जाते हैं प्री एक्लेम्शिया पे, ठीक है। तो प्री एक्लेम्शिया को हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो आफ्टर द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन, उसके साथ साथ इनमें से कोई भी एक फाइंडिंग हो, ठीक है, कोई भी एक पैरामीटर हो। या तो सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर ऑफ दी मोर देन 160/110, any maternal biochemical hematological investigation that cause the concern, फॉर एग्जाम्पल या तो उसका कैरेटिनिन रेज्ड हो, या तो उसकी LFT रीरेंज हो, ठीक है, ट्रांसअमाइनेज उसके रेज्ड हो, प्लेटलेट काउंट 150 से कम हो जाए, तब हम कहेंगे कि इसको प्री एक्लेम्शिया है, ठीक है। अच्छा, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया के क्या साइन हैं कि हमें पल्मोनरी एडिमा के साइन मिलेंगे, और अदर साइंस ऑफ दी सीवियर प्री एक्लेम्शिया जिसमें हमें न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलेंगे, फीटल कंप्रोमाइज़ मिलेगा, और एनी अदर क्लिनिकल साइन दैट काज द कंसर्न सीवियर हेडेक हो, ब्लरिंग ऑफ द विजन्स हो, ठीक। सो दीज आर द साइंस ऑफ द इम्पेंडिंग प्री एक्लेम्शिया सॉरी। ओके, सो आप कंसीडर कर सकते हैं फुल पियर्स एंड प्रेप्स एस मॉडल्स, जो हमें बताते हैं कि हमने इन यूट्रो बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, या तो हमने इंटरवेंशन कब करनी है। तो फुल पियर्स इंटेंडेड फॉर द यूज़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो प्रेप एस है इज़ इंटेंडेड फॉर ओनली यूज़ अप टू 34 वीक्स तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट ये हमें फीटल आउटकम के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। ओके, तो प्री एक्लेम्शिया में भी इम्पोर्टेंट यही चार्ट है इसका कि अच्छा देखिए, हमने हाइपरटेंशन में पढ़ा था PIH में कि अगर माइल्ड होगा तो हमने पेशेंट को एडमिट नहीं करना, और सीवियर में हम एडमिट कर रहे थे ना। अब प्री एक्लेम्शिया में ये है कि अगर माइल्ड हो या सीवियर हो, आपने दोनों में पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट भी दोनों में देनी है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, और इसमें तो 160/110 से ज़्यादा होगा। टारगेट ब्लड प्रेशर 135 to 85 तक रखना है। ब्लड प्रेशर आप कैसे चेक करेंगे? अगर माइल्ड है तो ना प्री एक्लेम्शिया, तो उसमें फिर आपने एवरी 48 आवर, इट मीन्स कि एवरी 2 डेज़ के बाद आपने चेक करना है, और आप फ्रिक्वेंटली भी कर सकते हैं अगर पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में। और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में आपने वैसे ही करना है जैसे आप सीवियर हाइपरटेंशन में कर रहे थे ना, इसी तरीके से आपने करना है कि एवरी 15 to 30 मिनट्स करना है, जब तक ब्लड प्रेशर 160/110 से नहीं कम नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही कम हो जाए तो फिर आपने एटलीस्ट 4 टाइम करना है डेली, ठीक है, जब तक पेशेंट हमारे पास एडमिट है। अच्छा, आपने एडमिशन पे यूरिन डिपिस्टिक करनी है, फिर उसके बाद आप तब रिपीट करेंगे जब क्लिनिकली इंडिकेटेड हो या न्यू साइन और सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, तब करनी है। इसमें भी सेम ही है। मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है कि आपने जो ब्लड टेस्ट हैं जिसमें CBC, LFT, RFT आपने ट्वाइस ए वीकली करने हैं, और सीवियर में आपने 3 टाइम्स ए वीक करने हैं, ठीक है। इसमें हफ्ते में 2 मरतबा करने हैं, इसमें हफ्ते में 3 मरतबा करने हैं। फीटल असेसमेंट आपने कैसे करनी है? माइल्ड में आप क्या करेंगे कि जब पेशेंट आपके पास एंटीनेटली आती है तो आपने फीटल अल्ट्रासाउंड ऑस्कल्टेट करने हैं, और अल्ट्रासाउंड आप कब करेंगे? एवरी 2 वीक करेंगे इसका अल्ट्रासाउंड,
CTG आप तब करेंगे जब एक तो आप डायग्नोसिस पे करेंगे जब आई पेशेंट आपके पास एडमिट हुई तब आपने की, फिर जब क्लिनिकली इंडिकेटेड हो तब आपने करनी है। अच्छा, फीटल असेसमेंट दोनों की सेम ही है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आपने इसको लेबेटालोल देना है, और अगर सूटेबल नहीं है तो फिर आप नेफेडिपिन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लेबेटालोल की भी तो कुछ कंट्राइंडिकेशन होती है ना, जैसे अस्थमा में हम नहीं दे सकते, तो फिर इन केसेस में आपने नेफेडिपिन देनी है। ठीक है, वैसे तो अगर पेशेंट स्टेबल है ना, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तो फिर तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी अप टू 37 वीक, ठीक है। बट अगर कोई सीवियर प्रीक्लेम्शिया का फीचर्स है ना, तो फिर उसमें हमने अर्ली डिलीवरी करनी होती है। अच्छा, कौन से फीचर्स हैं? अगर इनमें से कोई एक भी फीचर्स है तो हम अर्ली बर्थ करेंगे बिफोर दी 37 वीक। अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने एंटी हाइपरटेंसिव दी है और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने एंटी हाइपरटेंसिव भी 3 आर मोर क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव दी हैं, या उसकी सेचुरेशन कम है, या डिटोरिएट हो रहे हैं, उसके LFT डिटोरिएट, RFT, हीमोलाइसिस या प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, या न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हैं, या प्लेसेंटल एब्रप्शन है, या आपको डोपलर एबनॉर्मल मिल रहा है, या CTG आपको नॉन रीअश्योरिंग मिल रही है, या स्टिल बर्थ हो गया। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई एक भी फीचर्स आपको मिल जाता है ना, तो फिर आपने बर्थ हार्डली करनी है बिफोर द 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन। अगर आप प्री एक्लेम्पिया में अगर आप 34 वीक से पहले कर रहे हैं ना, डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी फिटर वो मैटरनल कंप्रोमाइज़ हो तो आपने अर्ली बर्थ करनी होती है, तो फिर आप करेंगे क्या, आप उसको IV मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, स्टेरॉयड देंगे, देन आप उसको इंड्यूस कर दें। अच्छा, उसके बाद अगर आप 34 टू 36 वीक्स तक आपने क्या करना है, कंटिन्यूस सर्विलेंस करनी है अंटिल देयर आर द इंडिकेशन फॉर द प्लान्ड अर्ली बर्थ। तो इसमें भी यही है कि आप जब अर्ली बर्थ करेंगे ना, तो आपने स्टीरॉयड देनी है पेशेंट को, ठीक है। और 37 के बाद आपने इनिशिएट कर देनी है बर्थ विद इन 24 टू 48 आवर। पोस्टनेटली आपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है कि आपने जैसी बर्थ हो जाती है फिर आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कैसे करनी है, 4 टाइम्स अ डे करनी है, फिर 3 टू 5th डे पे करनी है आपने, फिर डे पे करनी है जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। और ठीक है, अगर आपने 3 और 5th डे पे की ना, अगर ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल था तो फिर आपने अल्टरनेटिव डे पे करनी है जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता। अच्छा, प्री एक्लेम्पिया में भी यही है कि आपने ब्लड प्रेशर अगर पोस्ट नेटली 150/100 से ज़्यादा है तो फिर आपने एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देनी है उसको। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई है कि जो हमने मॉनिटरिंग पढ़ी थी ना, वो हमने प्री एक्लेम्पिया वाले पेशेंट में तो पढ़ी थी, बट वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं ले रही थी। जब प्री एक्लेम्पिया वाली पेशेंट थी, एंटीनेटली वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रही थी, तो उसमें फिर आपने कैसे चेक करना है, जैसे ही बर्थ हो जाती है फिर आपने 4 टाइम्स करना है डे में, देन आपने एवरी 1 to 2 डेज करना है, अप टू 2 वीक्स तक करना है आफ्टर द ट्रांसफर टू द कम्युनिटी केयर अंटिल द वुमेन इज ऑफ द ट्रीटमेंट एंड हैज़ नो हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आपने आपने कंसीडर, देखिए यहाँ पे वर्ड है कंसीडर, मतलब आपने रिड्यूस करना है हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट जो आप पोस्टनेटल पेशेंट को दे रहे हैं ना, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम हो जाता है तो फिर आप रिड्यूस करेंगे ट्रीटमेंट, ये आपने कंसीडर करना है। बट आप ऑफ़र कब करेंगे उसको रिड्यूस करना, जब उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स का चेंज है थोड़ा सा। मिथाइल डोपा अगर ले रही है तो आपने विद इन 2 डेज आपने स्टॉप कर देनी है इसकी, और उसको कोई अगर साइन और सिम्टम्स नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया है और उसके ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो गए हैं, तो आप उसको कम्युनिटी केयर में रेफ़र कर देंगे। और उसका जब DC कार्ड आप बनाएंगे तो प्लेन केयर केयर प्लान फॉर दी वुमेन विद प्री एक्लेम्पिया वो आप
उसको लिख के देंगे सारा। ठीक है, तो प्री एक्लेम्पिया वाली पेशेंट अपने जीपी से कब रिव्यू लेगी? आफ्टर 2 वीक। ठीक है, और मेडिकल रिव्यू उसको कब लेना है? जितनी भी पेशेंट है ना, हाइपरटेंशन वाली या क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली या प्री एक्लेम्पिया वाली, उनको अपने स्पेशलिस्ट से मेडिकल रिव्यू लेना है आफ्टर 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ। अच्छा, आपने लेब्स कैसे करवानी है? आप अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्पिया था या माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन थी, विद द माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन, ठीक है, प्री एक्लेम्पिया के साथ, तो आपने प्लेटलेट काउंट मेजर करना है, इसके ट्रांसमीन, सीरम केराटिनिन विद इन 48 to 72 आवर्स आप उसके रिपीट करवाएंगे। ठीक है, डोंट रिपीट द प्लेटलेट काउंट, ट्रांसमीन और सीरम केराटिनिन मेजरमेंट इफ़ द रिजल्ट आर नॉर्मल आ गए हैं ना, तो फिर आपने दोबारा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्पिया था, ठीक है, तो उसकी आपने पोस्ट नेटली यूरिन डिपिस्टिक कब करनी है? आफ्टर 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अगर उसका प्रोटीन यूरिया आ गया, अपनी यूरिन डिपिस्टिक की 6 to 8 वीक आफ्टर दी बर्थ और उसमें +1 आ गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर आपने विद इन 3 मंथ पेशेंट को रेफ़र करना है या आप रिव्यू लेंगे उसके जीपी या स्पेशलिस्ट से। ठीक है, टू असेस द किडनी फंक्शन। ओके, अच्छा, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन में आपने फीटल मॉनिटरिंग कैसे करनी है? आप क्रोनिक हाइपरटेंशन में फीटल वेलबींग और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कब करेंगे? 28 वीक पे करेंगे, 32 वीक्स पे करेंगे और 36 वीक पे करेंगे। ये हम सब चार्ट में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू है इसका। और सीटीजी अब तब करेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन में जब इंडिकेटेड हो। आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में आपने कब करना है? अल्ट्रासाउंड एवरी 2 to 4 वीक करना है। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर डायग्नोसिस पे करना है और इफ़ नॉर्मल तो आपने रिपीट करना है एवरी 2 to 4 वीक। ठीक है, और सीटीजी आप तब करेंगे जब इंडिकेटेड हो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कब करना है? 28 वीक्स पे, 32, देन 36 पे। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में अगर माइल्ड है ना, तो फिर आपने 2 वीकली उसका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना है। ठीक है, बट अगर सीवियर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो या प्री एक्लेम्पिया हो, तो आपने डायग्नोसिस पे ही उसका फीटल वेलबींग के अल्ट्रासाउंड करना है और उसके साथ साथ आपने दोनों में सीटीजी भी करनी है और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी करना है। ठीक है, फिर आपने रिपीट सीटीजी कब करनी है, उसकी क्या इंडिकेशन है? आप सीवियर हाइपरटेंशन में और प्री एक्लेम्पिया में रिपीट सीटीजी तब करेंगे जब पेशेंट कंप्लेन करे डिक्रीज फीटल मूवमेंट की, वजाइनल ब्लीडिंग की, एब्डोमिनल पेन की या मैटरनल कंडीशन डिटोरिएट हो। ठीक है, और आपने एट द डायग्नोसिस पे आपने सीवियर हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पिया में अल्ट्रासाउंड करना है, फिर उसके बाद आपने एवरी 2 वीकली करना है। ओके, ठीक है, एडिशनल फीटल मॉनिटरिंग आपने कब करनी है? ठीक है, एडिशनल फीटल मॉनिटरिंग आपने तब करनी है जब पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री हो प्री एक्लेम्पिया की, या पहले उसकी प्री एक्लेम्पिया की वजह से प्री टर्म बर्थ हो चुकी हो, या प्री एक्लेम्पिया की वजह से प्रीवियस हिस्ट्री हो एफजीआर की, या डेथ हो चुकी हो प्री एक्लेम्पिया की वजह से, या प्लेसेंटल अब्रप्शन हो चुका हो, तो इन कंडीशन में आपने एडिशनल फीटल मॉनिटरिंग करनी होती है। अच्छा, लेबर के दौरान आपने ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर करना है? आप आवरली मॉनिटर करेंगे इन द वुमेन विद द हाइपरटेंशन, देन एवरी 15 to 30 मिनट अगर ब्लड प्रेशर 160/110 से ज़्यादा है। कंटिन्यू आप करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, बाकी ये है कि आपने सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर को शॉर्ट नहीं करना होता अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का कंट्रोल है। अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो फिर आप ऑपरेटिव या असिस्टेड वजाइनल बर्थ कर सकते हैं टू शॉर्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। अच्छा, आप पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की क्या इंडिकेशन है? एक तो आप क्रिटिकल केयर सेटिंग में देते हैं जिन पेशेंट्स को सीवियर हाइपरटेंशन हो, या जिनको सीवियर प्री एक्लेम्पिया हो, या जिनको पहले क्लैम्प्टिक फिट्स पड़ चुका हो, तो उनमें आप आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, या आप अगर डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को विद इन 24 आवर, ठीक है, तो आपने उसको कंसीडर करना होता है, या इनमें से कोई एक फीचर्स हो सीवियर प्री एक्लेम्पिया के साथ, या रिकरेंट उसको सीवियर हेडेक हो, विजुअल स्कॉटमा हो, या
नोज़िया वोमिटिंग हो सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ, या एपिगेस्ट्रिक पेन हो, या ओलिगोयूरिया हो, या प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द लैब्स, तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे आपने देना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने लोडिंग डोज देना होता है 4 ग्राम आईवी देते हैं ओवर दी 5 to 15 मिनट्स। देन आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देनी है 1 ग्राम पर आवर फॉर 24 आवर तक, ठीक है। और जिन पेशेंट्स को क्लैम्प्टिक फिट्स पड़ चुका है तो उनमें आपने इन्फ्यूजन कंटिन्यू करनी होती है आफ्टर द लास्ट फिट से 24 आवर तक, ठीक है। और रिकरेंट फिट्स वालों में आपने 2 ग्राम टू 4 ग्राम आईवी देना होता है, ओके। और आपने बार बार मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना होता क्योंकि इसके ख़ुद के भी फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं। बच्चे में हाइपर मैग्नीशीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, स्केलेटल एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। डाइज़ीपाम आप यूज़ नहीं करते एज ए एंटी कन्वल्सेंट इन एक्लेम्शिया। बाकी जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं वो आप लेबेटालोल, ओरल नेफिडिपिन। अच्छा, लेबेटालोल भी आप सीवियर हाइपरटेंशन में भी ना, आप अगर पेशेंट स्टेबल है ओरली ले सकती है ना, तो फिर आप लेबेटालोल भी ओरल दे सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अगर नहीं ले पा रही तो फिर आप आई भी देते हैं। और ओरल नेफिडिपिन भी आप देते हैं, और आई वी हाइड्रोलाजीन। फ्लूइड मैनेजमेंट आपने प्री एक्लेम्शिया में रखनी होती है। आप 80 ml से ज़्यादा 1 घंटे में फ्लूइड नहीं देते, ठीक है। ठीक है, तो जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया वाले होते हैं ना, जिनमें वेंटिलेशन की नीड हो, तो उनमें हम लेवल 3 केयर करते हैं। बाकी अच्छा, इनमें से भी एक BCQ आता है कि हेल्प सिंड्रोम में आप कौन सी लेवल की केयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें लेवल 2 होती है सीवियर ओलिगोयूरिया, और फिर भी लेवल 2 हेमरेज, हेल्प, कोगुलेशन सपोर्ट, इनमें लेवल 2 केयर होती है। लेवल 1 केयर हम अगर प्री एक्लेम्शिया विद हाइपरटेंशन हो, कंजर्वेटिव एंटीनेटल मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर प्रीटर्म हाइपरटेंशन, और उसमें फिर हमने लेवल 1 केयर करनी होती है, ठीक है। अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ कोई एक कॉम्प्लिकेशन हो ना, अगर मतलब सीवियर प्री एक्लेम्शिया उसके साथ एक्लेम्शिया हो गया, या हेल्प हो गया, या हाइपरकैलीमिया हो गया, या सीवियर ओलिगोयूरिया हो गया, ठीक है, या कोगुलेशन फैक्टर डिक्रीज़ हो गया उसके, तो फिर उसमें हमने लेवल 2 केयर करनी होती है। अगर सिर्फ प्री एक्लेम्शिया के साथ हाइपरटेंशन है तो फिर हम लेवल 1 केयर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अच्छा, थोड़ा सा ये, हाँ, ये चीज़ रह गई है कि आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन सी देनी होती है ना। आपने पढ़ा था कि विद इन 2 डेज हम मिथाइल डोपा स्टॉप कर देते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है। So explain to the women with the hypertensive who wish to breastfeed that antihypertensive medicine can pass to the breast milk. Most antihypertensive medicine taken while the breastfeeding only lead to the low level in the breast milk, so the amount taken in the babies too are very small. पोस्टनेटल पीरियड में आप उसको नेफिडिपिन दे सकते हैं, या आप एमेलोडिपिन भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर इनका पहले इन पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल था। और अगर सिंगल मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो फिर आप कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं ना। आप उसको नेफिडिपिन के साथ साथ एनालप्रिल भी देते हैं। तो अगर ये भी कॉम्बिनेशन टॉलरेट नहीं हो रही या इनफेक्टिव है, तो फिर आप उसको एटेनालोल या लेबेटालोल भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और पॉसिबल हो सके तो आपने डायूरेटिक और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अवॉइड करने हैं पोस्टनेटल पीरियड में, ठीक है। और अच्छा, आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दे सकते ब्रेस्ट फीडिंग में, बट आप एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एनालप्रिल है, ये हम देते हैं। अब ये सारी परसेंटेज हैं, इसका चार्ट एक वो मैं उससे करवा देती हूँ आपको। क्योंकि ये सारी तो याद करना बहुत ही मुश्किल है। आपने जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन है
तो उनमें आपने पोस्ट नेटली उनको एडवाइस करना है कि आपने अपना वेट मेंटेन करना है, बीएमआई आपने 18.5 से 24.9 तक रखना है, और अंडर प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा ना हो, और मेडिकल रिव्यू लेना है 6 to 8 वीक पे। डोंट रूटीनली परफॉर्म द स्क्रीनिंग फॉर द थ्रोम्बोफिलिया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी जो परसेंटेज का चार्ट है वो कर लेते हैं। देख लो, अगर प्री एक्लेम्शिया का इंसिडेंस कितना है, 14% है 1 in 7 वुमेंस में, ठीक है। और अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में था तो अब करंट प्रेगनेंसी में इसका कितना रिस्क है, अप टू 16% है। और अगर इफ़ द बर्थ वाज एट 28 to 34 वीक अप्रॉक्सीमेटली 30, अच्छा अगर प्रीवियस हिस्ट्री थी पेशेंट की प्री एक्लेम्शिया की जिसकी वजह से उसकी बर्थ हो गई, ठीक है, बिटवीन 28 to 34 वीक्स पे, तो अब रिस्क कितना होगा करंट प्रेगनेंसी में, 33%, ठीक है। और अगर प्रीवियस जो हिस्ट्री थी वो 34 to 37 वीक्स पे उसकी बर्थ हुई, ठीक है, तो अब जो प्रेगनेंसी होगी उसमें उसका कितना रिस्क होगा, 23%। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री थी तो अब कितना रिस्क होगा, 7%, ठीक है। अगर ये आपको याद होती है तो आप याद कर लें। बाकी ये सब हम कर चुके हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।